नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के अग्रिम संगठनों को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने मुहिम शुरू की कि अब अग्रिम संगठनों के नेता चुनाव के जरिए, मतदान के जरिए चुने जाएंगे। राहुल गांधी की अच्छी सोच हो सकती है, उन्हें किसी ने टोका भी नहीं, और जब राहुल गांधी का फरमान हो तो कांग्रेस में निश्चित रूप से एक अच्छे आदेश के रूप में, उसे निर्देश के रूप में देखा जाता है और उसे इंप्लीमेंट करने के लिए होड़ सी मचती है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी मकसद और उद्देश्य चाहे कुछ भी रखे हों, लेकिन वो शायद अपने मकसद में सफल होते नजर नहीं आ रहे। लिहाजा साफ है कि अग्रिम संगठनों के चुनाव के दौरान जमकर भुजबल, धनबल और भावबल का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में कैसे वो मकसद पूरा हो पाएगा? चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आरसी चौधरी, जो कांग्रेस के नेता हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं और खुद भी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं, और निमिषा गौड़ भाजपा नेता हमारे साथ में है। राजेंद्र शर्मा समीक्षक के रूप में हमारे साथ में जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। और मैं आरसी जी आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जिस मकसद के साथ में अग्रिम संगठनों को मजबूत करने की कवायद की, निश्चित रूप से किसी भी पार्टी के उस टॉप लीडरशिप में अगर कोई सोच होती है तो उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि हमारे अग्रिम संगठन और मजबूती के साथ हों। लेकिन दिन पर दिन यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के चुनाव में जिस स्तर तक जा रहे हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उससे एकजुट हो पाएगी, आपके अग्रिम संगठन एकजुट हो पाएंगे और गुटबाजी खत्म होगी। योगेंद्र जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जब संगठन के अंदर महामंत्री बने और उन्हें अग्रिम संगठनों का दायित्व दिया गया, उसके बाद में इन संगठनों से जुड़े हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इन संगठन के साथ में किए हुए जो काम लोग थे, उन सब से बैठ के राय मशवरा करने के बाद में, और पूरे वो देश के कोने कोने में वो गए, जब वो कहीं पे भी जाते थे उन्हें एक चीज सुनने को मिलती थी कि आज इस प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो उस अमुक नेता की गोद से निकल के प्रदेश का अध्यक्ष बना है, और जो योग्य आदमी था उस योग्य आदमी को मौका नहीं मिला। इन सब बातों के बाद में उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग के पूर्व अधिकारियों के साथ में रह के एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से इस देश के तमाम लोगों के लिए संगठन के जो दरवाजे खोलने का जो काम किया, वो आदरणीय राहुल गांधी जी ने काम किया। संगठन की सफलता या असफलता का आंकलन कैसे हो या किस तरीके से देखा जाता है, इस चुनाव प्रक्रिया के बाद में जितने जो लोग, शायद उन्हें कभी मौका मिलता या नहीं मिलता, लेकिन इस प्रक्रिया को जब आत्मसात किया गया तो बहुत से लोग ऐसे उभर के आए जो एक सशक्त नेता के रूप में आज नेतृत्व दे रहे हैं। जी चलिए, आरसी चौधरी जी, आप सशक्त नेता के रूप में कह रहे हैं। हम भी मानते हैं कि राहुल गांधी जब जनरल सेक्रेटरी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके हैं उनका प्रभारी उन्हें नियुक्त किया गया था, लेकिन जो स्थितियां सामने आ रही हैं, गुटबाजी के चलते चाकूबाजी हो रही है, फेक आपके वोटर्स तैयार किए जा रहे हैं, और हालात ये बनती हैं कि कई बार वहां का मतदान ऐन वक्त पे रद्द कर दिया जाता है, गाड़ियों की लाइनें घूम रही हैं, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए जा रहे हैं, पूरे प्रदेश को उसके लिए कार्य क्षेत्र रख दिया गया है। ऐसे में आपको लगता है कि चुनाव कितना महंगा साबित हो रहा है? और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माइक पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप ही के जो भावी कर्णधार हैं वो कहते हैं कि इससे तो हम डूब जाएंगे, इतना महंगा चुनाव हो गया, लेकिन राजनीति में रहना है तो अब अपने आप को मेंटेन भी रखना पड़ेगा। तो ऐसे में कैसे संगठन की मजबूती की बात कर रहे हैं आप? योगेंद्र जी, आप किस तरीके से, जिसके पास में अगर कहीं कोई किसी संसाधनों का जो प्रयोग करता है, पहली बात तो जैसे यूथ के चुनाव थे, यूथ के चुनाव के अंदर पब्लिसिटी जो स्टंट है उसको पूरा बंद कर दिया जाता है। पब्लिसिटी आप जी, लेकिन आपके ऑब्जर्वर्स को ये दिखाई नहीं देता है, पूरे शहर बदरंग हो जाते हैं, उनके पोस्टर होर्डिंग से पिक्चर हॉल्स में अपील चलती हैं जैसे कोई बहुत बड़ा चुनाव हो रहा हो, और हो सकता है कि उनके लिए वो बड़ा चुनाव भी हो, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि इन सब चीजों पर बैन है और सबको दिखाई देता है वो। योगेंद्र जी, मैंने राजस्थान प्रदेश के अंदर जब प्रथम बार निर्वाचन ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, उसका चुनाव मैंने भी लड़ा, और उस टाइम जितने भी लोगों ने चुनाव लड़ा, हो सकता है शायद उसमें मैं अंतिम पंक्ति का आदमी हो। और जिस दिन चुनाव प्रक्रिया हो रही थी और स्टेट के जो कैंडिडेट थे, जब बातचीत हुई तो हमने कहा कि इसमें जो पैसे का इन्फ्लुएंस है, अगर वो कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता, लेके आते हैं
और उसके अंदर सुधार किया जाता है। जब हमने कहा कि पैसे की एफिशिएंसी, एक प्रदेश बहुत बड़ा है, अगर कहीं कोई आदमी बाड़मेर से शुरू होता है और यहां तक अगर किसी एक व्यक्ति के होर्डिंग लगते हैं तो शायद दूसरा आदमी उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उस दौरान एक कन्वेंशन होता था, उस कन्वेंशन में जो आपके जो वोटर्स होते थे उसके बीच में 5 मिनट पे आपको बोलने का मौका दिया जाता था। इस प्रकार के संसाधनों का जिन्होंने जो दुरुपयोग किया उन्हें उस कन्वेंशन में बोलने नहीं दिया गया। अगर आपकी आवाज होर्डिंग्स पे है तो आप उनको बीच में कन्विंस नहीं कर पाए। तो ये जो जितने भी जो संसाधन हैं वो अगर कोई कैंडिडेट अपनी स्वेच्छा से काम में लेना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत ही एक अलग फेम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको पूरा पार्टी का भी नहीं है और वो उसको पूरा कंट्रोल करता है। उसको लगता है कि बिल्कुल होना चाहिए, हमारे भी इच्छा यही है कि बिल्कुल उसी तरह से चुनाव होने चाहिए। लेकिन जो रण क्षेत्र बन गया और तस्वीरों में हम साफ आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वाहनों के रेले चल रहे हैं, किस तरह से पंपलेट्स और वोटर को लुभाने के लिए आप देख रहे हैं। तस्वीरें जो हैं ये किसी से छिपी नहीं रह सकती। चलिए निमिषा जी हमारे साथ में है। निमिषा जी, कोई भी संगठन के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके आंख, नाक, कान, हाथ सब कुछ होते हैं और वो बड़ी ताकत होते हैं। आप लोगों के यहाँ भी महिला मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे दूसरे आपके अग्रिम संगठन हो, मजबूती होती है किसी भी संगठन के और वो एक ऐसी पीढ़ी होती है कि उसी से बड़े नेता निकल करके आते हैं। क्या लगता है आपको कि एक प्रक्रिया डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए चुना जाना चाहिए या ऊपर से जो आप लोगों के यहाँ पे किसी भी संगठन में जब भेजा जाता है कि पार्टी आला कमान के निर्देशक के अनुसार ये पैनल आया था और इसमें से अमुक व्यक्ति को हमने इस कुर्सी पे बैठा है, विराजमान किया है, तो दोनों में से प्रक्रिया में से एक कांग्रेस का अपना दावा है कि जिस रूपरेखा को, जिस पंक्ति को हम लेकर के चल रहे हैं उससे बेहतर नहीं हो सकती। जी योगेंद्र जी, देखिए सर्वप्रथम तो किसी भी संगठन के अंदर जो व्यक्ति चुना जाता है, सेलेक्टेड हो चाहे इलेक्टेड हो, दोनों ही वो विचारधारा आधारित होना चाहिए और एक पर्याप्त प्रक्रिया होनी चाहिए जो सबको स्वीकार्य हो। उस आधार पर किसी भी संगठन में नियुक्ति होती है तो सहज स्वीकार्य होती है। अब हम देखें जो अभी धांधलियों के लगातार अखबार में प्रकाशित खबरों के आधार पर और आपके चैनल के आधार पर जो हमें फुटेज देखने को मिल रहे हैं, तो जिस तरह की धांधलियां युवा संगठन है नेस्वे कांग्रेस का और प्रतिनिधित्व करने का तो कौसला करता है, तो उसमें इस तरह की धांधली जो है प्रतीकात्मक चिन्ह है कांग्रेस का कि आप इस आधार पर अपने संगठन को खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं और वहां पर यदि ऐसी धांधलियां। पहली बात तो मैं भी सुन रही थी बातचीत इनकी कि पैसे का, संसाधनों का उपयोग, दुरुपयोग। अब जो है आज जो है स्थितियां ये कि हो गया, इस देश को 70 साल हो गए और हो गए संसाधनों का प्रयोग, लुभावने वादे, उस आधार पर चुनाव प्रक्रिया और 2 दिवसीय वोट बैंक का राजनीतिकरण, अब वो माहौल नहीं रहा है। आज जो है मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप जो रूट लाइन है, मेरी बात जो है, मैं बात पूरी कर रही हूँ, उसी पे मानना चाहूंगा। मैं वही पर आ रही हूँ कि आज जो है संगठन में इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, दोनों ही विचार आधारित होता है, कार्य और पद्धति और विचार उस पर आधारित निर्णय होता है। तो आज जो इनके यहाँ हो रहा है, जो पद्धति अपना रहे हैं, वो पद्धति हमें नहीं, इनके अंदर भी उसमें गुटबाजियां हैं, नाराजगियां हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो विकृत चेहरा आज प्रस्तुत हो रहा है, क्योंकि एक परिवार पद्धति पे चली है कांग्रेस, तो वो आज एक सवाल है मेरा, इसमें मेरा सवाल, आपने कहा कि विकृत चेहरा कांग्रेस का, चुनाव कराने से विकृति, चुनावों में धांधलियां, हाँ वो मैं जानना चाहूँ, धांधलियां किस तरह की? आप देखो, तो वोटर अगर वोटर फेक वोटर अगर बनाते हैं, उन्हें आप रिजेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है ये तो फेर बात होनी चाहिए। वो तो क्या कि जैसे अगर प्रसंज्ञान में कांग्रेस की हालत तो ये हो चुकी है कि आप देखिए किस तरह से इन्होंने संवैधानिक आयोग पर ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, फिर जब इन्हीं के मुख्यमंत्री ने वापस कहा कि अरे मैं भी मुख्यमंत्री। चलिए देखो, अपन तो अभी फिलहाल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पे आइए, आप देखिए हम नहीं फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पे आइए, अभी आप लोग कह देंगे फिर ये लोग मंदसौर जाएंगे, वो सब चीजों में मैं जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ वहीं पर रहना चाहता हूं कि जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वहां तक। चलिए, मैं अभी राजेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, जंटी में स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2 तरह की चीजें हैं। पहले ऊपर से ही इन कांग्रेस के अंदर भी नेता का चुनाव होता था कि आला कमान को, अच्छा आज भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके अभी फिरोज अहमद बने हैं, वहां के जम्मू कश्मीर के यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए या एनएसवाई से जुड़े जो नेता थे उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका बनाया हुआ है। चुनावी प्रक्रिया चल रही है लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका बनाया जा चुका है। इसी तरह से यूथ कांग्रेस का भी ऊपर से बना दिया जाता है। लेकिन
नीचे राज्य स्तर पे मतदान के जरिए प्रदेश अध्यक्ष तक, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, इनके जो जिला अध्यक्ष नहीं होते, इनके विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नजारा किस तरह का है। क्या माना जाए कि ऊपर से थोपा हुआ नेता होना चाहिए या फिर पब्लिक के बीच से चुनाव होना चाहिए? अगर चुनाव अगर जो नेता होता है अग्रिम संगठन का, तो वास्तव में जिस तस्वीर के साथ में अभी चुनाव हो रहे हैं वो कितने जायज हैं? देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई सा भी दल हो, कोई सी भी पार्टी हो, क्योंकि अग्रिम संगठन जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है, और जो राजनीति की जो हम शिक्षा चालू करते हैं वो इन अग्रिम संगठनों के माध्यम से ही होती है, और आगे चुनाव तक जो प्रक्रिया चलती है वो उनमें काफी कुछ भूमिका इन अग्रिम संगठनों की होती है। क्योंकि एनएसयूआई के जो इस टाइम पे चुनाव का जो दौर चल रहा है, या किसी भी दूसरी चीज का दौर चले, अभी क्योंकि अपन एनएसयूआई के संदर्भ में बात कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी जो चीज वो है कि अनुशासन एक बड़ी चीज होती है। और दुर्भाग्य की बात यह कि जो हमारे युवा पीढ़ी जिसको हम आगे ला रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता खत्म होती जा रही है। आपसे संघर्ष और जो दूसरे जो लोकतंत्र की विकृतियां हैं वो यदि ग्रास रूट पे आएगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो उसको हम लोकतंत्र के लिए उचित नहीं मान सकते। इसलिए इसमें कहीं ना कहीं इसमें विराम लगना चाहिए। चाहे अब यदि ये विकृतियां चुनाव के कारण से आ रही है तो मैं कहता हूं इससे लाख दर्जा बेहतर है कि नॉमिनेट कर दिया जाए। पर इस तरह की विकृतियां यदि जिसको हम लोकतंत्र की पहली सीढ़ी के ऊपर ला रहे हैं, जिनके आगे के भविष्य का नेता तैयार कर रहे हैं, यदि उनमें इस तरह की अनुशासनहीनता और इस तरह की संघर्ष और धनबल और बाहुबल वाली या दूसरी चीज आती है तो वो देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। मेरा ये अपना बिल्कुल स्पष्ट मत है। निमिषा जी, एक बार मैं फिर आपके पास आना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि जब भी कभी लोकतंत्र में मतदान होता है, मतदान प्रक्रिया के जरिए किसी नेता का चुनाव होता है, मैं पहले की बातों पर यकीन कर सकता हूं कि बिल्कुल सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है, प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन प्रतिशोध नहीं होता है। मतभेद उस तरह के नहीं हो सकते हैं कि जो मनभेद में तब्दील हों। ये सब चीजें एक स्वस्थ परंपरा और एक स्वच्छ परंपरा का हिस्सा मान के चलते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता है कि जो सामने चुनाव लड़ता है उसे बिल्कुल ये माना जाता है कि जानी दुश्मन है मेरा। तो किसी भी जगह कहीं पे भी जब चुनाव होते हैं तो ये इनकार किया जा सकता है इस बात से कि गुटबाजी नहीं फैलती होगी? योगेंद्र जी, मैं इसको थोड़ा सा विशद विवरण करना चाहूंगी इसका, क्योंकि हमारे पास किसी भी संगठन के अंदर कोई व्यक्ति यदि उम्मीदवार चयनित होता है, उम्मीदवार का चयन किस आधार पर हुआ है और किस आधार पर वो जनता के समकक्ष जाता है, ये दोनों ही बिंदु सबसे ज्यादा आवश्यक है। फिर अंदरूनी और बाहरी, क्या राजनीति को हम भोगने का माध्यम मान रहे हैं या राजनीति को हम सेवा का माध्यम मान रहे हैं? अभी आपने कुछ समय से देखा होगा कि किस तरह से सकारात्मक परिवर्तन राजनीति को लेकर के आ रहा है। मैं अभी कुछ समय पहले एक बालिका से मिली थी, वो 12th क्लास कर रही है और शायद अभी आपने देखा होगा मेरिट में जो बच्चे हैं उन्होंने भी कहा कि हमें राजनीति में आना है। तो राजनीति को लेकर के एक नकारात्मक परिवर्तन का एक दौर था, निश्चित तौर पे था। बदले की राजनीति, दंड, क्योंकि अर्थोत्पादन का माध्यम बना लिया था राजनीति को, राजनीति से बिजनेस, बिजनेस से राजनीति। लेकिन अब देश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों की अपेक्षाएं बदल रही है, और जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी कृतज्ञता इस देश के प्रति, अपने कार्य के प्रति और सभी चीजों में परिवर्तन आ रहा है। तो इस परिवर्तन के युग में युवा जो है एक बहुत ही सार्थक और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ होकर के आ रहा है। ये निर्माण प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुकी है, इसके परिणाम भी आप देख रहे होंगे सामने। आपने खुद देखा योगेंद्र जी, आपको जानकारी में होगा कि राजस्थान में जो मेरिट में आई बच्चियां ने कहा है कि हमें राजनीति में आना है क्योंकि वो सेवा का एक माध्यम बन गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा जो सवाल है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब मतदान के जरिए नेता चुना जाता है, उस पोजीशन की मैं बात करना चाह रहा हूं। वो भाजपा में कतई नहीं है। ऐसी स्थितियां हैं जहां बनती है, जहां बदले की राजनीति होती है, जहां लोभने की राजनीति होती है, जहां पर लालच होता है सत्ता भोगने का, वहां ऐसी संस्कृति है। भाजपा अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। निमिषा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप ये बात कह सकती हैं। देखिए, आपके यहाँ पे भी स्थितियां यही हैं कि जब चुनाव और मतदान के जरिए होते हैं तो एक गुट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, दूसरा गुट पूरे पत्र लेकर के प्रदेश कार्यालय में आ जाता है कि ये साहब बिल्कुल फेक चुनाव था, बिल्कुल इस तरह का चुनाव रहा। जयपुर शहर में भी हो चुका है, जयपुर शहर में भी हो चुका है। नहीं, आज की बात करें। नहीं, मैं बता रहा हूं, मेरा तो सिर्फ सवाल इतना सा है कि जब मतदान के जरिए नेता का चुनाव होता है, वैसे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो गुटबाजी पैदा होती है
उसका क्या सोल्यूशन है? वही गुटबाजी ना, वो लालच आकर्षित करता है। अब गुटबाजियां जो हैं अब धीरे धीरे, जिस तरह आपने डिसॉल्विंग देखा, आपने दिल्ली एमसीडी के चुनाव देखे, किस तरह से पुराने जो जितने भी प्रतिनिधि थे उनके रिश्तेदारों को उनको हटाकर एक नवीन प्रक्रिया प्रारंभ की, नए लोगों को दिया गया। कहीं भी गुटबाजी देखने को नहीं मिली होगी आपकी। ज्वलंत और अभी ताजा उदाहरण है भाजपा का। तो इस तरह की पद्धतियां आ रही हैं, गुटबाजियां निमिषा जी, वो एमसीडी के इलेक्शन थे। मैं बात कर रहा हूं संगठन में जो नेता का चुनाव होता है उसके, मैं जनप्रतिनिधि की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो करना ही पड़ेगा, किसी एक को तो आप चुनाव ही लड़ाएंगे। मैं सिर्फ वो जानना चाह रहा हूं कि जब संगठन में मतदान के जरिए नेता का चुनाव होता है तो उस पोजीशन की मैं जानकारी जानना चाहता हूं। देखिए हमारे यहाँ तो कोई गुटबाजियां नहीं। भाजपा की बात की जाए तो स्पष्ट है, जो संगठन के सभी लोकतांत्रिक पद्धति से जो निर्णय किया जाता है, बहुमत से जो निर्णय होता है, वो सभी को स्वीकार्य होता है। आपत्ति नहीं। चलिए आरसी चौधरी जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि अभी जो पोजीशन है कि पिछले आपके यूथ कांग्रेस के चुनाव की बात कर लें, जम के पथराव हुआ दोनों गुटों के अंदर, नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में। उसके बाद एनएसयूआई के चुनाव में हाल ही आपके एक प्रत्याशी पे चाकू से हमला कर दिया गया। अभी भी पोजीशन यह है कि धौलपुर के मतदान यहां कराने पड़ रहे हैं, वो जो आपके ऑब्जर्वर है वो जाने को तैयार नहीं है। टोंक में अचानक वहां पे मतदान रद्द किया जाता है। बहुत सारी जगह ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो ये गुटबाजी का ही परिणाम है। तो इसमें ये आपके पास में ऐसा कौन सा सोल्यूशन है कि जिसकी वजह से उस फार्मूले के जरिए आप ये गुटबाजी खत्म करके और सबको एक जगह बैठा देंगे? अभी तो स्थितियां ये बनती हैं कि अगर एक गुट के लोग अगर मीटिंग में हैं, दूसरे लोगों को अगर वो प्रदेश अध्यक्ष पसंद नहीं है तो मीटिंगों में नहीं जाते हैं आपके यहां भी। योगेंद्र जी, मैं आपको एक छोटी सी पुरानी बात की तरफ लेके जाना चाहूंगा, उसके बाद मैं मेरे संगठन पे आऊंगा। जब देश के अंदर संविधान को आत्मसात किया गया था और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान जब देश ने आत्मसात किया, देश में लागू हुआ, उसके बाद में जब सदन से बाहर निकले तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि अम्बेडकर साहब आज क्या करके आए? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आज हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि राजा रानी की कोख से पैदा नहीं होगा, बैलेट पेपर से निकलेगा। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि जिन लोगों की तुम बात करते हो वो लोग बहुत कमजोर हैं और वो बहुत लोग बिकाऊ हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्हें वोट की ताकत का एहसास होगा वो जागेंगे और संगठित होकर इस देश का भविष्य तय करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच किस तरफ थी? राजशाही की तरफ थी या लोकतंत्र की तरफ थी? उस समय जो बात कहते हैं, इस देश के अंदर जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उस राजनीतिक पार्टियों के बीच में, जैसे भाजपा की जो वक्ता है उन्होंने कहा कि 12th की जो बच्ची है वो पूछती है, वो चाहती है कि हम राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में विचारधारा के साथ में आना चाहती है। विचारधारा के 2 ऑप्शन है। आप कांग्रेस के अंदर जिस विचारधारा से अगर आना चाहती है तो उसे किसी नेता के पास जाना नहीं होगा, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से वो सीधा अपना वजूद बना सकती है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर उसे जाना है तो उसे किसी नेता के द्वारा ही जाना पड़ेगा। अगर वो कॉम्पिटेंट है तो उसे मौका मिले या नहीं मिले। बात कर रहे हैं, देखिए मैंने आपकी पूरी बात सुनी। निमिषा जी, निमिषा जी, देखिए आप लोग ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर ये मजा नहीं आएगा। आपको सुनिए, उन्होंने बड़े आरसी चौधरी जी को मैंने पहली बार बड़े धैर्यपूर्वक तरीके से सुनते हुए देखा है। नहीं, अभी बोलेंगे तो आप अपना धैर्य मत खोइए। सुनिए एक बार, नहीं आप सुनिए, मैं आपके पास में पद्धति मत बताइए, मैं तुरंत आऊंगा। एक बार आप बड़े उससे आप सुनिए, क्योंकि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना निमिषा जी बहुत जरूरी है। तो आप एक अच्छे श्रोता बनिए, उसका आप परिचय दीजिए और एक बार जरा अभी वक्ता सुनिए, कितने शालीन वक्ता थे, श्रोता थे आपके वक्त। हाँ बोलिए। कहा कि जो टॉपर हैं वो लोग इस पर आना चाहते हैं। जिस टाइम हमने चुनाव प्रक्रिया शुरू की उस टाइम जिस प्रकार से बात करते हैं कि एक आदमी किसी अपनी विचारधारा के साथ में जुड़ना चाहता है, अपने लोगों की वॉइस बनना चाहता है। अगर मैं किसी के द्वारा मनोनीत हो पाऊंगा तो मैं जिस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं उनकी क्या वॉइस बन पाऊंगा या मुझे उस नेता का आदेश मानना पड़ेगा। अगर किसी सेगमेंट की अगर वॉइस बनने का एक माध्यम हो सकता है तो ये माध्यम है जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस देश की व्यवस्था को दिया। और इन्होंने बात कही विचारधारा की, जब पार्टी के आदमी सदस्यता लेता है उसके अंदर लिखा रहता है, उसमें वो साइन करता है और वो ये कहता है कि मैं इस विचारधारा के तहत इस संगठन का सदस्य बनना चाहता हूं। देश के अंदर पार्टी के अगर दरवाजे खोलने का अगर किसी ने काम किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा अपने नेता चुनने का अगर किसी को अधिकार दिया संगठन के अंदर, तो राहुल गांधी जी ने दिया। उसके बाद में अनुशासित होना या नहीं होना, संगठन के अंदर क्या होना है क्या नहीं होना, मैं सहमत हूं आपकी बात से। पूरी प्रक्रिया के बाद आरसी चौधरी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने बहुत अच्छा रास्ता अपनाया, होना भी चाहिए। लेकिन देखिए 2 तरह से छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। एक जेएनयू में इलेक्शन होता है योगेंद्र जी, और दूसरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो आप अभी आ रहा हूं निमिषा जी, देखिए निमिषा जी प्लीज एक बार।
तो आप जिस बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो कड़ी लेकर के आए उससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता था, बहुत अच्छा काम किया, हम भी मानते हैं कि बहुत अच्छा किया कि लोकतंत्र की जो जो पहली सीढ़ी है चुनाव की, उसको फेस करने का आप अवसर देते हैं आपकी पार्टी के वर्कर्स को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये राहुल गांधी ने सोचा होगा क्या कि 50-50 गाड़ियां इलेक्शन में लगेंगी, हर जिले के अंदर एक एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा होगा, वो इतना भारी खर्चा होगा, लाखों रुपए उसमें बर्बाद होंगे। ये मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी की सोच का हिस्सा होगा। आप लोग कहते हैं कि हमारी मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनी हुई है, मुझे तो ये भी नहीं लगता उस कमेटी को कुछ दिखाई दे रहा होगा। मीडिया में आने के बाद आप लोगों को इस पे एक्शन लेना पड़ा कि इतने फेक वोट हैं, उस कॉलेज में इतने स्टूडेंट ही नहीं है जितने अपने वोटर बना दिए। तो मेरा ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई आप लोगों की इच्छा शक्ति पे कोई सवाल खड़ा कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं आपसे कि एक तो गुटबाजी कैसे खत्म करेंगे, और दूसरा जो धन बल भुजबल उसका इनमें एक बिल्कुल इस हवन में आहुति दी जा रही है, उनका इलाज क्या होगा? योगेंद्र जी, जो आपने कहा कि इसके अंदर जो फेक जो वोटर्स आए या जितने भी मीडिया के अंदर आए, हमारा इंटरनल आंतरिक चुनाव है, आंतरिक हमारी व्यवस्था है। उसके बाद में अगर कहीं पे कोई जानकारी दी है तो इसका मतलब हमने दी है, हमने ये कहा है, चलिए ये भी अच्छी बात मौका दिया है, हमने मौका दिया है। जब वोट लिस्ट तैयार होती है, वोट लिस्ट तैयार